गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने जो छोड़ा था लास्ट पॉइंट पे वो यहाँ था कार्बाइड मैंने कहा था, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कार्बाइड में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक कार्बन पे -4 तो मिथेनाइड कहलाएगा, 2 कार्बन C2-2 इथाइनाइड कहलाएगा, और 3 कार्बन पे -4 चार्ज हो C3-4 विल बी कॉल्ड प्रोपाइनाइड। मैंने कहा था A एंड B से संबंधित कार्बाइड है पहला, यानी एक कार्बन का A और B मतलब एल्यूमिनियम बेरिलियम पहले वाला कार्बाइड यानी मिथेनाइड्स बनाएंगे, कैल्शियम इथाइनाइड बनाएगा और मैग्नीशियम प्रोपाइनाइड बनाएगा। उनका हाइड्रोलाइसिस से अपने हाइड्रोकार्बन बना लिया था। अगर सबसे जरूरी बात करूं जो आपको याद रख लेनी चाहिए ऐसे बोल बोल के, वो ये है, एल्यूमिनियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करने पर मीथेन बनता है, बेरिलियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करने पर भी मीथेन बनता है, कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करने पर इथाइन बनता है जिसको एसिटिलीन भी कहते हैं, और लास्ट में मैग्नीशियम प्रोपाइनाइड को हाइड्रोलाइज करने पर या मैग्नीशियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करने पर प्रोपाइन बनता है जो कि एक गैसियस कंपाउंड है। सो दैट इज व्हाट वी हैड डन अंटिल नाउ। अब उसके आगे मैंने आपको कहा था कि बेटा मैं इस पर डिस्कशन नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा, और वो डिस्कशन इस बात पर है, इस बात पर है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, इन दोनों का यूज क्या है। मैं इसको अलग से एक स्लाइड बना देता हूँ। ये है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 एंड कैल्शियम फॉस्फाइड इज Ca3P2। सर इसको सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सो विल कम बैक अगेन। कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड ये दो सॉल्ट्स हैं, और इन दोनों सॉल्ट्स का क्या यूज है वो देखो बेटा। इन दोनों को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, जब पानी में डालते हैं, तो मैं सिर्फ एनाइन की बात करता हूँ। कैल्शियम तो बेटा पानी के OH के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो वो तो एक खास बात नहीं। इंपॉर्टेंट है कि गैसेस कौन सी बनेंगी, तो इससे बनेगी इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इससे बनेगी फॉस्फीन। अब ये दोनों गैसेस का जो मिक्सचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि PH3 के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें इट हैज इम्प्योरिटी ऑफ P2H4। कॉमनली इसमें P2H4 की इम्प्योरिटी रहती है। आगे आने वाले समय में मैं बताऊंगा ये कि इम्प्योरिटी रिमूव कैसे होती है, लेकिन क्लियरली ये कई सारी किताबों में मेंशन है कि इसमें P2H4 की इम्प्योरिटी रहती है। कुछ बुक से अलग NCERT में एक और बात लिखी हुई कि इसमें थोड़ी बहुत फॉस्फोरस की भी इम्प्योरिटी होती है, यानी कि P4 की भी इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी ऑफ P4। ओके P4, हाँ। अब जो P2H4 होता है बेटा, ये P2H4 ऐसा कंपाउंड होता है जो कि कंबस्टिबल होता है, आग पकड़ने वाला होता है, और आग पकड़ने के बाद जब जलता है तो जो धुआं होता है वो वोर्टेक्स रिंग्स, ऐसे घुमावदार छल्ले बनते हैं, ठीक है ना। वो वोर्टेक्स रिंग्स अगर बन रही है मतलब कौन सा कंपाउंड बर्न हो रहा है, P2H4 बर्न हो रहा है। हो सकता है आपको पूछ लें कि PH3 में जो इन्फ्लेमेबल एक्शन होता है ना, इन्फ्लेमेबल का मतलब जिनमें आग जल्दी लग जाए, तो जो इन्फ्लेमेबल एक्शन होता है PH3 का वो कौन से कंपाउंड की इम्प्योरिटी के कारण होता है, तो आंसर जाएगा P2H4। तो P2H4 के लिए ध्यान रख लीजिएगा, ये वोर्टेक्स रिंग्स ऑन कंबशन देता है। उसको अपन ढंग से लिख देते हैं, vortex rings, we can change the color, it is vortex rings, vortex rings on combustion। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाए कि vortex rings जलने पर vortex rings देने वाला सब्सटेंस कौन सा है, तो आई एम श्योर ऑप्शन में कुछ भी हो आंसर P2H4 जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि PH3 में इनफ्लेमेबल एक्शन या प्रॉपर्टी कौन से कंपाउंड की इम्प्योरिटी कारण होती है, तो P2H4 है। आने वाले समय में ये भी बताऊंगा मैं कि P2H4 की इम्प्योरिटी को अपन अलग कैसे करते हैं PH3 से, वो भी हमारे कोर्स में है। सर्टेनली वो रिएक्शन का पार्ट है, तो अभी अपने को उस पर एम्फेसिस नहीं करना है, अभी तो सिर्फ इस पर एम्फेसिस करना है कि हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन हमें आ जानी चाहिए, उससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हाइड्रोलाइसिस से उनका कोई स्पेशल यूज अगर है तो हमें आना चाहिए। अब क्या हुआ बेटा कि ये जो एसिटिलीन और PH3 है उसका मिक्सचर जो है ये थोड़ा सा हवा की प्रेजेंस में कंबस्टिबल मिक्सचर होता है, और जब ये जलता है तो डेंस फ्यूम्स देता है। तो क्या देता है बेटा, ये डेंस फ्यूम्स। अगर आप बोलोगे सर ये डेंस फ्यूम्स बनते हैं, ठीक है प्रॉपर्टी होगी, इसका क्या यूज है, आप हमें क्यों बता रहे हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, प्राइमरी बात तो ये है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कोर्स में है,
और दूसरा ये कि इसकी एप्लीकेशन भी है। अगर आप बोलोगे सर एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन ये है कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं दोनों, है ना, ये जब कंबशन करते हैं और इनकी जो डेंस फ्यूम्स होती हैं उनसे हम समुद्र के किनारों पर सिग्नल्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूर से आने वाली शिप को पता नहीं चल रहा है कि किनारा कहाँ पर है। आजकल तो अच्छे नेविगेशन सिस्टम हो गए, पुराने जमाने में जब नहीं हुआ करते थे तो होम सिग्नल डेवलप किए गए। होम सिग्नल HOLMES, होम सिग्नल बनाए गए। चलो, होम सिग्नल बनाए गए जिससे अंदाजा लग जाता है कि किनारा किस जगह पर है। होता क्या है कि ओपन टब्स के अंदर, है ना, ये कंपाउंड डाल दिए, दोनों कंपाउंड डाल दिए, दोनों सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट डाल दिए और सॉल्ट डालने के बाद उनमें परफोरेशंस कर दिए, छेद कर दिए और उनको किनारों पर लटका दिया, है ना। अब जब वो छेद में से पानी जाएगा अंदर और इनसे रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन होगी, अंदर ही अंदर गैस बनेंगे, वो जो गैसेस बनेंगी वो कंबशन करके वो डेंस फ्यूम्स बनेंगी। दूर से आने वाली शिप को अंदाजा लग जाएगा किनारा कहाँ पर है। तो इस तरह से, है ना, समुद्री सिग्नल्स को डेवलप करने के लिए, सी सिग्नल्स को डेवलप करने के लिए हमने इस रिएक्शन को यूज किया है। तो ये सी रूट नेविगेशन से लिख सकते हैं, सी रूट नेविगेशन, ठीक है ना, से संबंधित है। तो समुद्र किनारे कहाँ पर है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको संकेत देने के लिए, उसका सिग्नल देने के लिए ये डेवलप किया गया और इसको होम सिग्नल कहते हैं। आर्मी वालों ने डेवलप किया अपने आप को दुश्मन से छुपाने के लिए। आर्मी का एरिया एक जगह पर है, ये आर्मी का एरिया है ना, और अगर मान लीजिए एनिमी एरिया है और वो चाहते हैं, आर्मी वाले चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है वो दुश्मन को हमारी गतिविधियों का पता नहीं चले, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर अपने बीच में कोई भी कन्वीनिएंट जगह सोचकर और उस जगह पर इस कंपाउंड को अलोंग द रोड जो है वो रख देते हैं और उसमें पानी छोड़ देते हैं। जब इसमें पानी रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन करेंगे तो डेंस फ्यूम्स उठेंगी और डेंस फ्यूम्स उठेंगी तो इनको और इनका जो क्या बोलते हैं एनिमी और आर्मी जो है ना, उनके बीच में एक ऐसा, है ना, स्मोकी फ्यूम्स डेवलप हो जाएंगे जो कि इनकी विजिबिलिटी को पुअर कर देगा। मतलब एनिमी की विजिबिलिटी पुअर हो जाएगी, एनिमी वाला हमारे को, हमारी गतिविधियों को, हमारी आर्मी की गतिविधियों को वो देख नहीं पाएगा। एनसीईआरटी में इस बात को लिखा हुआ है स्मोक स्क्रीन। अगर आप चाहते हैं कि सर आप तो ये नटशेल में बताओ कि हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, क्योंकि अपने को मतलब उससे ही है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि स्मोक स्क्रीन जो कि आर्मी वाले यूज करते हैं या होम सिग्नल जो पहले यूज हुआ करता था सी रूट नेविगेशन के लिए, उसको बनाने के लिए, ऐसे चीजें बनाने के लिए हम कौन से सॉल्ट का यूज करते हैं। अब ध्यान दें, सॉल्ट बोला है तो ये सॉल्ट बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं गैस कौन सी यूज करते हैं जिनका कंबशन होता है, वो गैस ये है। सॉल्ट पूछे कैल्शियम फॉस्फाइड, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। गैस पूछे तो इथाइन और फॉस्फीन। फॉस्फीन में पूछे किसकी इंप्योरिटी होती है, तो मेनली P2H4 की, थोड़ी बहुत P4 की। पूछे कि P2H4 किस तरह के कंपाउंड कंबशन भी देता है, तो बोलना है वोर्टेक्स रिंग्स देता है। तो ये सारी बातें हैं तो अभी सारी थ्योरेटिकल, क्योंकि मुझको भी नहीं मालूम था जब तक मैंने इसको पढ़ा नहीं था। अपने आप ही ऐसा मत सोचें कि अपने आप ही मेरे को मालूम होगा कि P2H4 वोर्टेक्स रिंग्स हैं। बेटा जिसकी जो प्रॉपर्टी है, अब मान लो PS3 में रॉटन फिश स्मेल आती है, ठीक है ना, तो मैंने तो आज तक उसको स्मेल नहीं किया, बट आई नो बिकॉज आई हैव रेड इट एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में अप्रोच ऐसी ही होनी चाहिए कि हमारे को कोई चीज देखें तो पहले उसके रिजल्ट्स पे गौर करें कि रिजल्ट क्या है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसके कारण वगैरह बात की बात है ना, किसका कारण होगा किसी का नहीं होगा। तो मेरे को इतनी हमारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई इसके कारण को हमें सोचना या नहीं सोचना है। तो जब किसी का कुछ कलर है या किसी का कुछ स्मेल है या बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है, इन्फ्लेमेबल है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, तो जनरली अपने को उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है ना। तो ये हो गया होम सिग्नल और स्मोक स्क्रीन बनाने का तरीका। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा। पहला तो होम सिग्नल हो गया, तो यूज ऑफ दिस कंपाउंड, दीज टू कंपाउंड, अगर आप नोट्स में कुछ लिखना चाहें तो ये लिख देना कि इन दोनों सॉल्ट्स का यूज जो है वो पहला है होम सिग्नल क्रिएट करने के लिए और दूसरा है, सेकंड में यहां लिख देता हूं, सेकंड है स्मोक स्क्रीन बाय आर्मी पीपल। आर्मी वाले लोग अपने आप को छुपाने के लिए, अपने लोगों को, हमारी खुद के आर्म्स, एम्यूनिशंस और हमारे कैंटोनमेंट एरिया को छुपाने के लिए हम जिस केमिकल को यूज करते हैं वो है कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। उन दोनों का मिक्सचर पानी के साथ रिएक्शन करने पर है ना, ऐसी गैसेस देकर जो कंबशन होने में डेंस फ्यूम्स बनाते हैं और हम अपने आप को दूसरे लोगों से छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, है ना। एंड जो बीच में धुएं का पर्दा है उसी को बोलते हैं स्मोक स्क्रीन। स्मोक धुआं, स्क्रीन पर्दा, धुएं का पर्दा। So now we have come to the end of the very important topic, that is hydrolysis।
तो मैं बेटा मानता हूँ कि हाइड्रोलाइसिस आपको समझ में आ गया होगा। और हाइड्रोलाइसिस ऐसा टॉपिक है, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा कहा है कि बेटा आप जो है एक ही लेक्चर को 2 बार 3 बार मत देखना। मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप हर लेक्चर को 2 बार 3 बार पूरी फुल लग्जरी, ठीक है ना, कि वो कर रहे हो कि सोच रहे हो कि हाँ भाई लॉकडाउन है, लेकिन वीडियो में कोई लॉकडाउन नहीं है, 10 बार वीडियो चल रहा है, किसी को पता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ पॉइंट में दिक्कत हो तो आप 1 बार देखें 2 बार देखें, मना नहीं है। बट आप सिर्फ इसलिए देख रहे हो बिकॉज यू आर जस्ट एंजॉइंग, बिकॉज यू आर जस्ट हैविंग द लग्जरी टू सिट बैक एट होम एंड सी द थिंग्स अगेन एंड अगेन, दैट विल डिक्रीज योर ओन कॉन्फिडेंस, है ना। वो आप पूरा अलर्ट होके पूरा फोकस होके फिर देखें उसको, आराम से बढ़िया नींद लो, है ना। और थोड़ा बहुत समय मिले तो योगा मेडिटेशन वगैरह कुछ करो, ठीक है ना। अपने आप को हेल्दी रखो, सेफ रखो, और फिर ये वीडियो देखो, ठीक है ना। कुछ लोगों की ऐसा रहता है कि सर आंखों पे असर पड़ेगा और ये पड़ेगा, तो बेटा आंखों पे असर पड़ेगा और ये तब पता नहीं चल रहा था जब हम 4-4 5-5 घंटे ऐसे ही, है ना, उस पर ऐसे ही फेसबुक चलाते हैं या कुछ दूसरा यूट्यूब चलाते हैं या पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब जबकि पढ़ाई करनी पड़ रही है तो आंखों पे असर आ रहा है, तो ये तो बात मानने वाली नहीं होती है। फिर भी हम अपने वीडियो को ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि वो आप पचा पाएँ, है ना। मतलब यूँ समझ लो कि अभी हम डॉक्टर हैं, आप पेशेंट हैं, अभी हम जो डोज दे रहे हैं वो सोच के दे रहे हैं कि कितनी दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही वो नहीं रैंडमली कि हाँ चलो। ऑफलाइन के अंदर तो हम कैसे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन के अंदर हम आराम से अपनी मीटिंग करते हैं, ठीक है ना। हम मीटिंग भी अपनी ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना। तो उस पर मीटिंग करके हम ये डिस्कस करते हैं कि हाँ बच्चे को कितना पढ़ाना है, कैसे करना है, कुछ ज़्यादा नहीं हो जाए, ये सब कुछ सोच रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं, आपको तो बस ये करना है कि हाँ भाई जो दिया जा रहा है उसको रोज़ अपना कोई ऐसा तरीका बनाए, एकदम एक स्लॉट में पढ़ने के बजाय। अगर आपको किसी को आंखों में थकान होती है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए लेकिन बाय द वे होती है, तो क्या करें कि उसको पूरे को एकदम एक ही स्लॉट में, ऐसा नहीं कि वीडियो एक साथ है तो हमारा लिंक टूट जाएगा, और ये नहीं, इतना ईमानदारी और इतना भक्त बनने की जरूरत नहीं है ना। नॉर्मल रियल लाइफ में जियो। उसमें क्या है कि आपने थोड़ा पढ़ा, तो पढ़ने के बाद आधा पौन घंटे में जरा से आंखों में हल्की सी थकावट महसूस हुई, स्टॉप द वीडियो एंड थोड़ा पानी स्प्रिंकल करो आंखों में, ठीक है ना। आंखों को थोड़ा रिफ्रेश करो, थोड़ा बाहर गार्डन में या अगर वाला हो तो ठीक है, नहीं तो बालकनी में कहीं पर भी ऐसे खुली हवा में, है ना, एक बार जाकर और आओ। उसके बाद में जब लगे कि हाँ अपन फ्रेश है तब देखो, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझको मालूम है कि जैसे कभी भी कोई चीज़ को कंटिन्यूसली अपन देख रहे हैं, कोई ये इन चीज़ों को, लैपटॉप मोबाइल वगैरह, तो मैं जानता हूँ थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट उसको अपने पास काउंटर करने का तरीका भी होना चाहिए। तरीका बेस्ट यही है अभी, है ना। चलो, तो हाइड्रोलाइसिस मैंने करवा दिया है। हाइड्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो मैं बोलना यहाँ से स्टार्ट किया था कि अगर इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब जगह काम आता है। देखो मैंने रिएक्शंस, मेरा जो तरीका रहेगा पढ़ाने का वो ये रहेगा कि रिएक्शंस पार्ट अपन बाद में करेंगे, हाँ रिएक्शंस अपन बाद में करेंगे, लेकिन ये ऐसी रिएक्शन है जो यही करनी जरूरी है। हाइड्रोलाइसिस, जैसे अपन ने कोवेलेंट कंपाउंड पढ़े, हाथों हाथ हाइड्रोलाइसिस कर डालो। कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस करने से अपने दिमाग में एक बहुत अच्छा सेटअप हो जाएगा कि पानी के साथ हमें रिएक्शन आती है, क्योंकि पानी तो मोस्ट कॉमन केमिकल है, पानी तो मोस्ट कॉमन रिएजेंट है बेटा, है ना। जो भी रिएक्शन होगी, अगर पानी से कोई रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा मालूम होना चाहिए, नहीं करेगा तो भी मालूम होना चाहिए। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस है, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, करता भी तो इतना स्लोली रिएक्ट करता है कि उसको नेग्लिजिबल, तो अपने पढ़ा हुआ है ना, तो कॉन्फिडेंस रहेगा, है ना। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जबरदस्त टॉपिक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट को देखते हैं अब कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको इतना शायद मालूम होगा कि ये पी ब्लॉक में पढ़ा जाता है, तो अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो सुन लेना मेरी पहली लाइन। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ये देखा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट होता है, उसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी इनर्ट पेयर क्या है उसको समझने के लिए पहले आप मैंने एग्जांपल जो दिए वो देखो। ये है बेटा ग्रुप 13, मैंने कहीं लिखा नहीं है लेकिन ये ग्रुप 13 है ना। ये ग्रुप 14 नहीं, ये 15 है, ये 16 है। ग्रुप 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम का होता है, मैंने लिख दिए हैं। कार्बन से लेकर लेड तक 14 है, नाइट्रोजन से बिस्मथ 15 और ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम ये 16 ग्रुप है। ग्रुप 13 का कॉम्पोजिशन है NH2NP1, इसका 2s2 3s2 3p1 4s2 एंड सो ऑन। इसका 2s2 3s2 3p2 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे करके सबका कॉम्पोजिशन है। अगर आप चाहें तो कॉम्पोजिशन लिख दीजिएगा। सबसे अच्छी बात है बेटा पी ब्लॉक के अंदर, बढ़िया बात मेरे को जो लगती है वो ये है कि कॉम्पोजिशन के लिए हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है ना। कॉम्पोजिशन एक का अगर मालूम है हमें तो बाकी सबका आता है। अगर आप मेरे को थेलियम का पूछोगे तो मेरे को मालूम है थेलियम इज क्या है, ये 2 है तो ये 3rd पीरियड है, ये 4th पीरियड है, ये 2nd पीरियड है बेटा, ये 3rd पीरियड है, ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, तो ये 6th पीरियड हो गया।
6 पीरियड है तो n की वैल्यू 6 कर दो इसके लिए, तो इसका हो गया 6s2 6p1। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इन सब का कॉम्प्लिकेशन आप घर पे चाहो तो आराम से बैठे बैठे निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना। अब क्या प्रॉब्लम है वो देखो बेटा, ये 2s2 2p1, ये 3s2 3p1 एंड सो ऑन ऐसा हो रहा है, ये 6s2 6p1 है। होता क्या है, ये ऑब्जर्व क्या किया गया, वो ये किया गया कि थीलियम में आते आते ये जो s इलेक्ट्रॉन है बेटा, s इलेक्ट्रॉन है ना, थीलियम कॉम्बिनेशन में अलग से लिख देता हूँ, थीलियम बराबर 6s2 and 6p1, right? Now what is observed in helium and the elements like helium, that is like lead, bismuth, polonium, ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनमें क्या ऑब्जर्व किया गया ना कि ये जो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नीचे आने पर बेहद आलसी हो गए हैं, बेहद इनर्ट हो गए हैं, बेहद नॉन रिएक्टिव हो गए हैं। इनको बोल रहे हैं भाई तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर। अच्छा, कुछ लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि सर इनको आप पार्टिसिपेट करने को क्या क्यों रहे हो, है ना, व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट। ठीक है ना, कि हम इतने हमारे को इतना सरप्राइज हो रहा है कि रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हम कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए सोचते हैं और रिएक्शन करेंगे, तो आंसर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे आउटर मोस्ट है, अंदर वाले तो मैंने लिखे नहीं, अंदर वाले इसलिए नहीं लिखे मैंने क्योंकि अंदर वाले तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, मैं लिखूंगा बाहर वाले एक्सपेक्टिंग दैट दे वुड रिएक्ट, है ना। लेकिन हम जो सोच रहे थे कि ये तो रिएक्शन करेगा, लेकिन ये तो इनर्ट रह गया। थीलियम का जो s इलेक्ट्रॉन है वो मना कर देता थीलियम को कि मुझको रिएक्शन करने की कोई खास इच्छा नहीं है। खास इच्छा क्यों नहीं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इच्छा नहीं होने को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट इज नॉन रिएक्टिव, पेयर इज ग्रुप ऑफ 2, तो ग्रुप ऑफ 2 है s, तो s का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नीचे आते आते इनर्ट हो जाता है, कुछ कारणों से वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है। देखो बेटा एक सीधी सी बात है, इनऑर्गेनिक में हो सकता है कहीं पर किसी चीज का रीजन पूछे, किसी का नहीं पूछे। मैं जानता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट का आपको रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इससे क्या है ना होता है, एप्लीकेशंस क्या है वो पूछेंगे। मैं रीजन बताऊंगा आपको, घबराओ मत, लेकिन बात यह है कि आप इस बात पे ज्यादा गौर करना कि इसके होने से क्या होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के होने से क्या होगा वो डिस्कस करेंगे, लेकिन बात यह कि थीलियम का s इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट है ना नेग्लिजिबली करेगा। थीलियम का s इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने से क्या होगा, तो आंसर है थीलियम का p इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा रिएक्शन करने के लिए। तो अगर थीलियम एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी, तो आंसर है +1 बनेगी। जबकि हम सोच क्या रहे थे, तो सोच में ये रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलके हुए 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो थीलियम की +3 स्टेट आ जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि थीलियम का +3 स्टेबल होगा, लेकिन प्रैक्टिकली पता चला थीलियम का +1 स्टेबल है। तो नीचे वाले एलिमेंट्स के अंदर हम जो सोचते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी एक्सीडिंगली मोर स्टेबल, ये गलत है। नीचे वालों के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होती है ना। ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि नीचे वालों में s इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश रिएक्शन नहीं करने का फैसला करता है कि हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ये नहीं करेगा, ये करेगा तो +1 स्टेट विल बी मोर स्टेबल। उसी प्रकार से बेटा लेड के अंदर देखो तो 6s2 6p2 है, इसका s नहीं करेगा, इसका p करेगा, तो इसकी +2 स्टेबल हो गया, +4 तो +2। तो थीलियम के लिए देखा गया इसकी +1 ज्यादा स्टेबल है, लेड की +2 ज्यादा स्टेबल है, बिस्मथ की +3 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। जबकि इन सब एलिमेंट्स की एक्सपेक्टेड स्टेट्स 2 हैं। जैसे इस पूरे ग्रुप में 2 तरह की स्टेट देखने को मिलती है, +1 और +3। अगर आप बोलोगे सर +3 किस में देखने को मिलती है, तो +3 देखने को सब में मिलती है, लेकिन स्टेबिलिटी कम होती रहती है नीचे आने पर। नीचे आने पर किसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +1 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरोन का +1 और एल्यूमिनियम का +1 और गैलियम का +1, ऐसे करने पर इनकी स्टेबिलिटी यहां बढ़ेगी। ये कौन सी स्टेट है, लोअर या हायर? तो इस पूरे ग्रुप की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 और +3। तो लोअर तो ये है और हायर ये है, तो ऊपर से नीचे आने पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो आंसर है लोअर। तो सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। या इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण टॉप टू बॉटम, ऑन कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। ये बात यहां पर भी अप्लाई होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर सब जगह अप्लाई होगी। इस वाले ग्रुप में 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं, +2 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है। ठीक है बेटा। अब आता है इसका रीजन वाला भाग कि रीजन ऐसा क्यों हुआ। तो रीजन ये है बेटा कि नीचे आने पर जो थीलियम है
हमारा थीलियम एलिमेंट है, इसका अगर एटॉमिक नंबर देखोगे इसका एटॉमिक नंबर है 5। यहां से यहां पर आते हैं तो 8 का गैप आता है 13, फिर 18 गैप आता है 31, वापस 18 गैप आता है 49, अब के बाद 32 का गैप आता है 81। तो पी ब्लॉक में ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ गैप आता है, इस गैप के आने को बोलते हैं मैजिक नंबर। तो पी ब्लॉक का जो मैजिक नंबर है वो ये है 8, 18, 18, 32, यानी पहले वाले सबसे ऊपर वाले एलिमेंट में अब 8 जोड़ो, जो आंसर है उसमें 18 जोड़ो, फिर जो आंसर है उसमें वापस 18 जोड़ो, फिर जो आंसर है उसमें 32 जोड़ो। ऐसा सब जगह करना है, करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कॉमन सेंस भी कुछ चीज होती है कि बोरोन अगर 5 है तो अब इसके लिए वापस अपन क्यों करें 5 के आगे तो 6 आता है, 13 के आगे 14 आता है, तो ये पूरा अपने आप हो जाएगा। सॉरी, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 के बाद 8। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, हैव अ सिप ऑफ वाटर। हाँ जी। सो नाउ हमने कहा था कि ऊपर से नीचे आने पर मैजिक नंबर्स ऐड करने पड़ते हैं। 8, 18, 18, 32 ये मैजिक नंबर्स हैं। तो अब थीलियम का एटॉमिक नंबर है 81। अब कोशिश करना समझने की, बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। थीलियम का एटॉमिक नंबर 81, न्यूक्लियस में इसकी 81 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये मैंने बना दिया थीलियम। थीलियम का आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या था, 6s2 6p1 लिखा हुआ मैंने, यानी यहाँ पर इसका कॉन्फिगरेशन है, इसका आउटर मोस्ट शेल का 6s2 एंड 6p1। बताओ थीलियम का एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या थोड़ी सी है या बहुत ज्यादा है, तो आंसर है बहुत ज्यादा है बेटा। 81 तो बहुत ज्यादा है ना, इसकी तुलना में तो करीबन 16 गुना ज्यादा है। इतना हाई न्यूक्लियर चार्ज जब होगा तो अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, लूजली, तो आंसर है स्ट्रांगली। तो बताओ मुझको, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट किसको करेगा, 6s को या 6p को, ज्यादा किसको करेगा, तो आंसर है 6s को। 6s इज मोर पेनिट्रेटेड, हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। s का ज्यादा होता है, p का कम, d का कम और f का सबसे कम, यानी s सबसे ज्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस में s इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस s इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है तो मालूम है क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन ही करना चाहेगा तो इसको मना कर देगा, फिर भी जबरदस्ती करना चाहेगा तो बोलेगा कि चलो ठीक है ना, मैं तो तेरे को अट्रैक्ट कर रहा हूं। ये न्यूक्लियस s इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है कि भाई मैं तो तेरे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना। फिर भी अगर कोई बाहर वाला तेरे साथ रिएक्शन करना चाहता है तो उसमें अगर ताकत होगी तो वो तुझको ले जाएगा यहाँ से और वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हमें बाहर से ताकत देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, एस को एक्साइट करने में। इसका मतलब ये हुआ नीचे वालों के एस को एक्साइट करने में बेहद ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि नहीं सर आपने न्यूक्लियस तो आपको याद है, अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स भी तो भरे हुए हैं। अरे बेटा नीचे वालों में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं वो डी और एफ में भरे होते हैं। और शायद आपको पता होगा डी और एफ की शील्डिंग पुअर होती है। अगर नहीं मालूम तो मैं बता दूं, डी और एफ, अगर यहां पर कोई डी या एफ का इलेक्ट्रॉन है, डी या एफ का इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इतनी बेकार है, पोर शील्डिंग है। पोर शील्डिंग का मतलब होता है कि ये इनके और इसके अट्रैक्शन के बीच दीवार नहीं बन रहा है। जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस ये है और ये एस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बीच की दीवार होती है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अंदर के इलेक्ट्रॉन दीवार है, पर्दा है, और पर्दे को बोलते हैं स्क्रीन, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेटा ये न्यूक्लियस है, सोचो जरा, ये न्यूक्लियस है और ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको, इसके अट्रैक्शन को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, तो कम कर देंगे। अगर ये अट्रैक्शन कम कर देगा, अंदर का इलेक्ट्रॉन इन दोनों के अट्रैक्शन कम कर देगा, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डी या एफ में है तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है।
मतलब ना के बराबर समझ लो। अगर ये DF का इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हटा दो यहां से, तो इसको ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम करेगा। तो इसका मतलब ये कि जब शील्डिंग पुअर है, जब पर्दा बेकार है, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, या बीच में DF इलेक्ट्रॉन, ये पर्दा बेकार है, तो पर्दा जब बेकार होगा तो इस न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन तक ज्यादा पहुंचेगा, जिसका मतलब ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है तो इसका मतलब हुआ कि s इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपने पार्टिसिपेशन करवाया तो इट विल मोर एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और जब एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन होती है तो बेटा उसकी वो पॉसिबिलिटी अपने आप ही कम हो जाती है। तो मेरी इस पूरे डिस्कशन का मतलब है कि नीचे आने पर s इलेक्ट्रॉन की रिएक्टिविटी वाकई में कम हो जाएगी, राइट। चलो अब बात करते हैं कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम में हमने ये कर लिया कि इसकी +1 स्टेबल है, इसकी +2, इसकी +3। अगर आप बोलोगे सर हर किसी की याद रखने की, बेटा हर किसी के वोल्टेज इतने अलग अलग हैं कि हर किसी के आप याद करने की आपको जरूरत नहीं। जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं बस वो ध्यान रखो। आपसे पूछेंगे तो ये पूछेंगे बताओ थीलियम की कौन सी स्टेट स्टेबल है, तो +1। अगर आपको ये पूछेंगे बताओ बोरोन और थीलियम में किसकी +1 ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर है थीलियम की +1 ज्यादा स्टेबल है। अगर आपको पूछेंगे बताओ थीलियम की +3 रिएक्टिव है या स्टेबल है, तो थीलियम का +3 या तो बनेगा ही नहीं, बनेगा तो रिएक्ट जल्दी कर जाएगा, तो मोर रिएक्टिव हो गया ना बेटा। बोरोन का +3 और थीलियम के +3 में से कौन ज्यादा रिएक्टिव स्टेट है, तो थीलियम का +3 मोर रिएक्टिव स्टेट है। ये सारी बातें यदि एक बार में क्लियर नहीं हो रही तो बार बार वीडियो को सुन लेना, क्योंकि ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुल मिलाकर मैंने बता दिया कि टॉप टू बॉटम आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, टॉप टू बॉटम आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बढ़ने को ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट का सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस मानते हैं। कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के होने से क्या हुआ साहब, तो ये हुआ कि टॉप टू बॉटम आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो गई। इतना हो गया कि यहां पर आने पर +3 दिख ही नहीं रही है, दिख भी रही है तो अनस्टेबल है। इसका +1 स्टेबल, इसका +2, इसका +3। लेकिन ये इफेक्ट ऊपर वालों में कम लगेगा। यानी कि जब टिन के लिए देखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, टिन के लिए देखा गया कौन कौन सी स्टेट है, तो इसकी भी +2 एंड +4 है, दोनों एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन टिन के बारे में ध्यान रखो कि इसका +4 ज्यादा स्टेबल है, टिन का +4 ज्यादा स्टेबल है। ऐसी बात नहीं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां नहीं लग रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, लेकिन उतना एक्सटेंट इसका इतना नहीं है जितना इसमें है। लेड में इतना भयंकर एक्सटेंट है कि जो न्यूक्लियस है वो s इलेक्ट्रॉन को लेकर ही बैठ गया कि नहीं आप तो कहीं नहीं जाओगे। लेकिन ये बात टिन में नहीं है, टिन में s इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस का चार्ज इतना ज्यादा नहीं है कि s इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन करने से रोक सके। तो अभी भी s इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करेगा तो +4 स्टेट देगा। तो टिन के केस में +4 स्टेबल है। अगर आप बोलोगे सर ऐसे तो हर किसी की कितनी कितनी याद रखें, तो बस मेनली तो ये ध्यान रखो कि जो सबसे लोअर हैं, जो सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। लेकिन जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं है ना, उनकी जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहती है, ठीक है ना। लेकिन एक बात तय है, इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या बता रहे हो, कभी बोलते हो लोअर स्टेट स्टेबल, कभी हायर स्टेट स्टेबल। तो मैं ढंग से आपको वापस एक बार क्लियर कर देता हूं कि नीचे वाले एलिमेंट्स के अंदर नीचे वालों की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वालों की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हर जगह स्टेबल है। अच्छी तरह सुन लेना, नीचे वालों की अगर आप मेरे को बोलोगे कि सर अच्छा टिन का बताओ, तो मैं टिन का बताता हूं, बहुत जोरदार स्टेटमेंट सुनना अच्छी तरह से। टिन का +2 और लेड का +2, दोनों +2 में से ज्यादा +2 किसका स्टेबल, तो टिन का +2 और लेड के +2 में से लेड का +2 मोर स्टेबल होगा, क्योंकि नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू व्हाट, इसका मैक्सिमम लोग गलत आंसर देते हैं, बोलते हैं एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। नो, नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में ही बढ़ती है। मतलब कि नीचे वाले का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाले के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में मोर स्टेबल होगा। तो आपको कंपेयर सही करना है, लोअर को लोअर से कंपेयर करो, लेड का लोअर को लेड के टिन के लोअर से कंपेयर करो, लेड के लोअर को टिन के हायर से, ऐसे उल्टा उल्टा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या स्टेटमेंट बोलोगे कि सर ने बोला इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लेड का +2 स्टेट टिन के +2 से ज्यादा स्टेट, और ये बात सब जगह है। ऐसा नहीं किसी के टिन लेड की बता रहा हूं, टिन लेड पे तो मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता हूं क्वेश्चन टिन और लेड का जाएगा। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट पे क्वेश्चन बना तो देयर आर 90% चांसेस मोर देन दैट कि क्वेश्चन यू विल सी ऑन टिन एंड लेड ओनली, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो यही है। फिर भी मेरे को तो कॉमन बताना है तो मैं सबके लिए बता रहा हूं, लेकिन बात यह है कि टिन और लेड की विशेषता ध्यान रखो कि टिन और लेड में से किसका +2 मोर स्टेबल है, तो आंसर है लेड का +2 टिन के +2 से ज्यादा स्टेबल है। अगर आप बोलोगे नहीं सर कोई टिन का +2 +4, तो टिन का +2 स्टेबल है या +4, तो रटने वाली चीज है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, किसी एक एलिमेंट की स्टेट मुझसे पूछोगे तो मैं साफ बोलूंगा उसको याद करना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि टॉप टू बॉटम आने पर
आप कंपेयर करो एक ही एलिमेंट की दो स्टेट नहीं, दो एलिमेंट की सेम स्टेट, दो एलिमेंट की सेम स्टेट, टिन प्लस 4 लेड प्लस 4 कंपेयर करो। टिन प्लस 4 और लेड प्लस 4 में ज्यादा प्लस 4 किसका स्टेबल? तो मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है लेकिन हायर की कम होती है। अब हायर की कम हो रही है मतलब लेड का प्लस 4 लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू टिन का प्लस 4। अब थोड़ा थोड़ा सोचो, मैंने क्या किया, टिन और लेड दो अलग अलग एलिमेंट की मैंने स्टेट सेम लिया, स्टेट अलग अलग ली, तो मैंने स्टेट सेम ले रहा हूं, एलिमेंट अलग अलग है, स्टेट सेम कंपेयर कर रहा हूं, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अगर आप बोलते हो नहीं सर आप तो मुझको ये बताओ कि सल्फर की +4 ज्यादा स्टेबल होगी या +6 ज्यादा स्टेबल होगी, तो बेटा ये तो पोटेंशियल का गेम है, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग कंसंट्रेशंस पर अलग अलग आंसर आता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आंसर मैंने देखा है वो +6 देखा है। सल्फर का +6 ज्यादा स्टेबल है। इस पर भी एनसीईआरटी में एक दो पॉइंट है तो ध्यान रखना। मैं जो बता रहा हूं, अगर आपको किसी एक एलिमेंट की दो स्टेट कंपेयर करनी है तो आप जो मैं बता रहा हूं वही करना, हर किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर गिनती के 5 या 6 मैं कंपैरिजन बता दूंगा, वो याद रखना। 3 तो ये रहे, थीलियम का +1 ज्यादा स्टेबल है या +3, इसका +3 भी होता है लेकिन मैंने सर्कल किया हुआ है +1 पर, मतलब थीलियम का +1 ज्यादा स्टेबल है। लेड का +4 भी होता है लेकिन +2 ज्यादा स्टेबल है। बिस्मथ का +3 भी होता है और +5 भी होता है लेकिन +3 ज्यादा स्टेबल है। सल्फर का +6 जनरली ज्यादा स्टेबल आता है और सल्फर में टेलुरियम में +2 और +4 और +6 में से देखा गया है कि +2 सबसे स्टेबल है। तो ऐसा आप इन एलिमेंट्स के लिए याद रख लो, 1 2 3 4 5 6 ये सफिशिएंट है। लेकिन ये याद करने पड़ेंगे, ये रटने वाली बात है, इसमें कुछ समझना वगैरह नहीं है ना, इसमें ज्यादा कुछ समझने में ज्यादा टाइम मत लगाना, आपको बस इसमें लगाना है कि सर ने इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताया। काम की बात ये बताई कि ऊपर से नीचे आने पर एस इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्टिविटी लगातार कम होती रहती है और एस इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्टिविटी कम होने को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस कारण से ऊपर से नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में नहीं बोलना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अपने से ऊपर वाले एलिमेंट की लोअर स्टेट से हाई हो जाती है। यानी कि टिन का +2 और लेड के +2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो लेड का +2 में बार बार टिन लेड का एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। तो चलो अपन इस बात पर आते हैं कि आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ओवरऑल अगर अपन देखें तो बताओ लेड की कौन सी स्टेट स्टेबल, +2 बोलना, +2 और +4 में से +2, टिन की +2 +4 में से +4, सल्फर की +6, थीलियम की +1, बिस्मथ की +3, ऐसे ऐसे बोल बोल के याद करो। 6 ही मैंने बोले, 6 याद करने हैं और वो याद करे बगैर आगे नहीं बढ़ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या है। बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, देखो, गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया मतलब अच्छा, बढ़िया मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल है, बढ़िया मतलब सिंपल, और वो जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13, बताओ ग्रुप 13 का +1, ग्रुप 13 में कौन कौन सी स्टेट होती है, +1 +3, बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 का क्या होगा, ऊपर से नीचे। अगर आप बोलते सर कहीं लिखा हुआ नहीं है तो मैं लिख देता हूं, ये है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर अपने को बताना है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +3 की टॉप टू बॉटम आने पर कम होगी क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, 14 की +2 लोअर है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस ग्रुप 14 की +4 हायर है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बाकी आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद में आ जाते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेहद अच्छा क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं इनर्ट पेयर इफेक्ट से सबसे बढ़िया बात जो हमको निकालने में लगेंगे हम, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का बहुत अच्छा अंदाजा अपने को लग जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट से। मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे ऐसे बोल बोल के बता रहा हूं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल के बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। लेड +2 और +4 में से कौन स्टेबल, तो आंसर है +2। तो कौन रिएक्टिव, तो आंसर है +4। तो +4 क्या रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा या छोड़ेगा, तो +4 में तो बेटा +2 में जाने की टेंडेंसी रखेगा, +4 से +2 कैसे जाएगा खुद सोचो, तो इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी ना जाएगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन खाएगा, इलेक्ट्रॉन खाना होता है रिडक्शन, रिडक्शन किसका, तो आंसर है खुद का, लेड का। तो लेड +4 में टेंडेंसी होगी खुद को रिड्यूस करने की, खुद को रिड्यूस करने के लिए अगले को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज, इसलिए लेड का +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वापस से सुन लो, लेड का +4 अनस्टेबल, स्टेबल होने के लिए +2 में जाना चाहेगा, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, इसका मतलब वो खुद रिड्यूस होगा, इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हो गया लेड का +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हुआ मैंने प्रूव कर दिया है।
तो लेड का कौन सा स्टेट बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +2 या +4? तो आंसर है +4। जल्दी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन या कौन कौन है? बताओ लेड का पहला PbO में लेड कौन सी स्टेट में है, +2 में है। क्या +2 स्टेबल है या +4? आंसर है +2। तो ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? मैं जानता हूं कुछ लोगों ने रिड्यूसिंग बोला है बेटा, वो गलत है, ध्यान रखना। ना तो ये ऑक्सीडाइजिंग है ना रिड्यूसिंग है, ये स्टेबल है। स्टेबल है तो कुछ नहीं बोलना है, चुप भी रह सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है ना वो वोट देते समय, ये भी अच्छा नहीं ये भी अच्छा नहीं, नोटा, ठीक है ना। तो कभी कभी वैसे ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये ना तो ऑक्सीडाइजिंग है ना रिड्यूसिंग है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ पूछा है तो कुछ जवाब तो दें, ऐसे खाली हाथ कैसे भेजें, खाली हाथ भी भेजना पड़ता है कई बार, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं है, बस सही होने चाहिए। लेड +2 कोई भी एजेंट नहीं है, ना तो ऑक्सीडाइजिंग ना रिड्यूसिंग। लेट अस गेट ऑन द नेक्स्ट वन, PbO2। PbO2 में लेड कौन सी स्टेट में बेटा, +4। +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है? तो आंसर है। मैंने अभी भी समझाया था। बताओ अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमारा आंसर ये तो हो गया कि हाँ PbO2 तो है, लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 दे नहीं रखा है, इसमें कोड बना के दे रखे, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। Pb2O3, बताओ Pb2O3 में लेड कौन सी स्टेट में है? तो आप निकालोगे तो इसको मानोगे 2x, x मानोगे तो x इंटू 2x, और इसका -2 इंटू 3 -6, 2x - 6 बराबर 0, तो वो आएगा +3। लेड कौन कौन सी स्टेट में होता है, 2 में, 4 में या 6 में? तो मैंने कुछ देर पहले बताया था लेड होता है सिर्फ 2 में, +2 में और +4 में। क्या +3 में होता है क्या? ये नहीं होता +3 में, लेकिन यहाँ पर +3 में आ रहा है, मतलब कंपाउंड सही है या गलत? तो मैं जानता हूं मैक्सिमम लोग आप में से बोल रहे हैं गलत, लेकिन ये कंपाउंड सही है, क्योंकि ये कंपाउंड एक्चुअली ये ऐसा है, PbO2 डॉट PbO। बताओ इन दोनों को जोड़ने पर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, Pb2O3? आप बोल रहे हैं हाँ सर आ रहा है। तो ये कैसा ऑक्साइड है बेटा, मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो लेड के लिए एक नई बात और सीख लिया हमने, इट इज ए टेंडेंसी टू फॉर्म कैसा ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड जब लेड बनाता है तो लेड कौन सी स्टेट में है, 4 में या 2 में? तो आंसर है दोनों में। ये 4 में है और ये 2 में है। बताओ ये कौन सा एजेंट है, आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन सा एजेंट है, तो आंसर है कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और थोड़ा नहीं है। तो ओवरऑल इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहना चाहिए क्या? अगर थोड़ा बहुत उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थोड़ा बहुत नहीं है, तो ओवरऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? खाने में थोड़ा सा जहर है, थोड़ा नहीं है, तो आप क्या समझ लोगे कि हाँ भाई नहीं है वाले भाग को समझ के खा लोगे? तो इसको तो गलत हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन साथ में उसके पीछे टेक्निकल बात है वो समझने की कोशिश करो। मैं बोलना चाह रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्लस उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है का मिक्सचर ओवरऑल क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेरी बात समझ रहे हो तो इसको टिक कर दो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Pb3O4 भी ऐसा ही है, Pb3O4 और इसमें कितने का अंतर है देखो, ऐसे अंदाजा लगा लो, इसमें कितना Pb जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, तो एक Pb कितने हो, एक, तो इसमें एक और PbO जोड़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें PbO था एक और जोड़ दो तो ये हो जाएगा Pb3O4 बराबर PbO2 डॉट टॉइस PbO। कोशिश करें कि इसको रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से समझ लो। तो इसका मतलब ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड लेड का। बताओ इस लेड के मिक्स्ड ऑक्साइड में लेड की स्टेट 4 है या 2 है या दोनों है? तो दोनों है तो क्या इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है। तो इसका मतलब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कुल मिलाकर ऐसा ऑप्शन जिसमें 2, 3, 4 हो वो ये वाला है, तो इसलिए ये मैं सही मानूंगा। कई सारी बातें सीख ली अपन ने। बात नंबर 1, लेड +2 और +4 में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो +4। दूसरा, लेड कैसा ऑक्साइड बनाता है, सिंपल या मिक्स्ड? तो मैं जानता हूं आपका आंसर आ रहा होगा मिक्स्ड, लेकिन मेरा आंसर है दोनों, क्योंकि सिंपल भी तो बनाता है वो, तो सिंपल भी बनाता है मिक्स भी बनाता है, तो सिंपल और मिक्स दोनों ऑक्साइड बनाता है। नंबर 3, लेड जब मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता है तो क्या उनमें +4 के होने के कारण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहना चाहिए, तो आंसर है यस कहना चाहिए। और चौथा जो मैंने अभी तक नहीं बताया वो है Pb3O4 का कॉमन नेम होता है रेड लेड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंदूर, a very very dangerously poisonous chemical। ठीक है ना, तो ये रेड लेड है। ठीक है भाई, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। दिस इज इंटरेस्टिंग सेक्शन, लेट अस सी दिस ट्रू एंड फॉल्स। PbO2 कैन गिव O2 ऑन हीटिंग। नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। ये बोल रहे हैं कि PbO2 को गर्म करने पर O2 देगा। अब बेटा PbO2, ये रहा PbO2, गर्म कर रहे हैं इसको, गर्म करने पर कोई ना कोई गैस निकलना चाहती है। मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन में सिखाया था, व्हेन यू हीट समथिंग देन देयर आर चांसेस द सम गैस विल कम आउट ऑफ इट, एंड द ओनली गैस व्हिच कैन कम आउट ऑफ इट इज ऑक्सीजन, बिकॉज़ लेड इज नॉट अ गैस।
right? Now if oxygen is coming, it is coming on the form of O2, but is there any tendency of formation of O2? क्या O2 की फॉर्मेशन की टेंडेंसी यहाँ पर होगी, और होगी तो कहाँ से आएगा, मैकेनिज्म कैसे सोचेंगे? अब सुनना, लेड की स्टेट यहाँ +4 है, मतलब +4 कौन सा एजेंट है? तो आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, किससे छीनेगा? तो जो सामने होगा उससे छीनेगा। सामने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभी ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है? -2 में है। अगर -2 से इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आप ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो ऑक्सीजन 0 हो जाएगा, और 0 होते ही वो गैस बन के बाहर निकल आएगी। इसका मतलब ऑक्सीजन की गैस बनने के चांसेस तब होंगे जब कोई उससे इलेक्ट्रॉन छीनता हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छीनने वाला आपने बिठा रखा है, ये ऑक्सीजन को गैस बना देगा, ये बन जाएगा PbO + O2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, मतलब बैलेंसिंग इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट है हमेशा रिएक्शन जो है ना, वो यूँ होता है कि अपन पहले सोचते हैं, टेक्निकली सोचते हैं कि क्या बनेगा, उसके बाद बैलेंसिंग करते हैं। पहले मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं कि हमारे लगता है कि इसके हिसाब से ये एक का 1 मोल बनना चाहिए, इसका 2 मोल, वैसे नहीं। पहले रिएक्शन लिख दो, उसके बाद में अगर आपको लगे कि इसको बैलेंस करना चाहिए तो कर लो, PbO + ½ O2 करते मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाएगा, PbO + ½ O2। तो बैलेंसिंग इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर, वो तो मोल कॉन्सेप्ट की बात है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक में हमने को सीरियसली ये सोचना होता है कि इससे बनने के चांस क्या है। तो PbO2 को गर्म करने पर PbO + O2 बनेगा, दैट इज व्हाट कंफर्म इट टू बी कॉल्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं बेटा जो कि किसी भी कंडीशन पर, या तो गर्म करने पर, ठंडा करने पर, कभी ना कभी ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हों। ये भी एक डेफिनेशन है, दिस इज नॉट द एसेंशियल डेफिनेशन, मतलब ये नहीं कि ऐसा होना ही चाहिए। मैंने कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे भी देखे हैं जिनके पास ऑक्सीजन ही नहीं होता है, जो ऑक्सीजन है ही नहीं तो कहाँ से दे देगा बेटा। लेकिन जिनके पास ऑक्सीजन है और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो O2 देगा। जैसे KMnO4 है, मैं जानता हूँ KMnO4 को गर्म करते हैं तो O2 बनता है। K2Cr2O7 आपने सुना होगा, इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको भी गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है। लेड नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड खुद, उसको भी गर्म करने पर ऑक्सीजन मिलता है। जितने भी नाइट्रेट्स हैं दुनिया के अंदर, किसी को भी गर्म कर दो ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि नाइट्रेट्स अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है ना, वो गर्म करने पर ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना। एनीवेज, तो PbO2 भी दे रहा है, तो PbO2 कैन गिव O2 ऑन हीटिंग, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर स्टेटमेंट देखो, एल्यूमिनियम +1 डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन वाटर बट नॉट थीलियम +1। मुझको बताओ, एल्यूमिनियम +1 और थीलियम +1 का कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले तो बताओ एल्यूमिनियम +1 थीलियम +1 में रिएक्टिव कौन है? तो आंसर है एल्यूमिनियम +1। थीलियम +1 स्टेबिलिटी में ज्यादा है बेटा। मैंने अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट में समझाया था कि थीलियम +1 है ना, अपने ऊपर वाले सभी आयंस की तुलना में ज्यादा स्टेबल है। जब मैंने थीलियम +1 को पानी में रखा, थीलियम +1 को पानी में रखा, तो ये कहाँ जाएगा बेटा? +1 में ही रहेगा या +3 में जाएगा? तो आंसर कहीं नहीं जाएगा, तो ये H2O में रहेगा स्टेबल। लेकिन बिना किसी सरप्राइज की एक बात बताऊंगा, और वो है कि जब एल्यूमिनियम +1 को पानी में रखा गया, तो एल्यूमिनियम +1 पानी में जाते ही थोड़ा बहुत बन गया एल्यूमिनियम मेटल और थोड़ा बहुत बन गया एल्यूमिनियम आयन। अगर आप बोलोगे कि सर ये मेटल आयन बना है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो सोचो बेटा, एल्यूमिनियम +1 है, मान लो एल्यूमिनियम +1 यहाँ भी खड़ा, ये एल्यूमिनियम +1 यहाँ पर है, एक एल्यूमिनियम +1 यहाँ पर है, एक एल्यूमिनियम +1 यहाँ पर है, हो ना। इस एल्यूमिनियम +1 ने कहा भी मेरे को +3 में जाने की इच्छा कर रही है। इन दोनों ने कहा कि चलो ठीक है, बोलो, इनडायरेक्टली मत बोलो, डायरेक्टली बोलो, करना क्या है। तो इस एल्यूमिनियम ने कहा कि डायरेक्टली तो ये बोलो कि मुझको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, क्या आप खा सकते हैं? तो ये एल्यूमिनियम बोलेगा कि अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन खा लूंगा तो मैं एल्यूमिनियम मेटल बन जाऊंगा, +1 से 0 में आ जाऊंगा, तो मेरे लिए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, उसको कुल कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने? 2। तो ये वाला एल्यूमिनियम +1 2 इलेक्ट्रॉन देकर Al+3 बना लेगा, और ये दोनों एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन खा के एल्यूमिनियम मेटल, और ये भी एल्यूमिनियम मेटल बना लेगा। बताओ मेरी बातों का निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ये वाला एल्यूमिनियम तो हो गया ऑक्सीडाइज, ये दोनों हो गए रिड्यूस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम सिस्टम का हो रहा है, अलग अलग का, तो सब सेम ही तो एल्यूमिनियम ही तो है। तो इसका मतलब हो गया कि 3 एल्यूमिनियम +1 रिएक्ट करके और 2 तो बन जाएंगे एल्यूमिनियम मेटल और 1 बन जाएगा एल्यूमिनियम आयन। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस दोनों हुआ, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। आज के बाद क्या ध्यान रखोगे, एक लाइन ध्यान रखना कि सर ने बताया कि एल्यूमिनियम +1 पानी में अनस्टेबल होता है और पानी में रिएक्शन करते ही डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी रखता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ मैंने लिखा है Al+1 डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन वाटर बट नॉट हीलियम +1, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। फिर आता है आपके पास SnCl2, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा, ये भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा। आप खुद सोचना, नेक्स्ट टाइम की इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद सोचें।
एक जो मैं खुद चाहता हूं कि आप खुद सोचें वो ये वाला भी है, SO2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन TeO2। ये कुछ लोगों को FeO2 समझ में आ रहा होगा, तो आप ध्यान रखो बेटा, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है, तो मैं इसको लिख देता हूं TeO2। TeO2 इज टेलुरियम डाइऑक्साइड। तो ये आपको देखना है, आउटर S इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लेड आर मोर एक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन देन टिन। ये मैं खुद चाहता हूं कि आप खुद एक बार दिमाग लगाएं, ठीक है ना। मैं यहाँ से नेक्स्ट टाइम पे मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, SnCl2 वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। और यस, ये भी नोट डाउन कर लें कि BiF5 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देख लें एक बार, अपने पूरी ताकत लगा दें इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। नॉट मोर देन हाफ एन आवर। ताकत लगाने का मतलब ये नहीं पूरे दिन भर इनाउनी की पढ़ते रहो, आधा घंटा पौन घंटा सोचो, आता है तो ठीक है, जो भी आता है वो आप आंसर टिक करो, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टर्न। थैंक यू। वहां पर कौन है?